थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। पार्टिसिपेंट्स का भी वेलकम करूंगी और कोशिश करूंगी कि कुछ अच्छी नॉलेज दे पाऊं और जिससे सबका बेनिफिट हो। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है, स्किन डिजीजेस चूज किया है। ऐसा है कि ये टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन इसके ऊपर बहुत कम डॉक्टर्स बात करते हैं। अगर बात करें हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जब ऐसे कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं सबके पास, लेकिन फिर भी इस चीज के ऊपर बहुत कम बात की जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि स्किन डिजीजेस को ठीक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है अगर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल ना हो। जैसे कि आप अगर कोई भी स्किन डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि आप सबसे पहले स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाए, और उसके थ्रू जो भी मेडिसिन दी गई है, कोई ऑइंटमेंट दी गई है तो उसको फटाफट लगाने की हम कोशिश करते हैं, या इंटरनली कोई मेडिसिन खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी आज जो कि फैक्ट्स हैं, और उसको हमें सबको फॉलो करना चाहिए। और जैसे कि आप सब लोग तो हेल्थ कंसल्टेंट हैं, तो आप लोगों को ये चीजें आगे भी बतानी है, जो भी लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि जब भी कोई स्किन की डिजीज होती है, तो हमें हर एक चीज, हर एक डिजीज में, चाहे वो कोई भी डिजीज है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, तो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि ऑइंटमेंट से जितना बचा जाए उतना बचना चाहिए। हमें समझना होगा कि स्किन डिजीज होती क्यों है। सबसे पहले, कोई भी अगर स्किन के ऊपर बीमारी आ रही है, तो इट मीन्स कहाँ आ रही है? हमारी आउटर लेयर पे आ रही है बॉडी की। वो कहीं से भी, वो स्कैल्प से शुरू होके पैरों तक जाती है हमारी स्किन। ये सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, जो स्कैल्प से शुरू हो जाता है, हमारे सिर से शुरू हो जाता है और पैरों तक जाता है। और ये, इसको हम समझेंगे कि ये है क्या। ये हमारा एक टच ऑर्गन होता है, सेंस ऑर्गन होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है। हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी बीमारी आनी है, तो वो स्किन के थ्रू आती है, क्योंकि 5 ही रास्ते हैं बॉडी के अंदर बीमारी आने के। और जो स्किन है वो एक सबसे बड़ा रास्ता है जहाँ से बीमारी हमारे शरीर के अंदर आती है। अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे। मान लीजिए कोई बीमारी आई, बाहर कोई भी वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई ऐसी बीमारी आई है जो कि हमारे इंटरनली आ चुकी थी, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले स्किन पे आना है। ये बॉडी ने डिफाइन किया होता है कि बीमारी पहले कहाँ आएगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर बॉडी के अंदर भी कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया है, तो वो पहले स्किन के ऊपर उसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। हम क्या करते हैं, कोई भी इरप्शन की फॉर्म में वो बीमारी आए, कोई खारिश की फॉर्म में बीमारी आए, किसी भी रूप में कोई डिस्कलरेशन आ गई, मतलब कि रंग अलग पड़ गया जो नॉर्मली नहीं था, रैश हो गया, किसी भी तरह की कोई भी स्किन की प्रॉब्लम आ रही है, हम क्या करते हैं, उसको प्राइमरीली भगाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारियों को अपने घर के अंदर लेके आते हैं। हमें समझना होगा कि हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर है ये स्किन, और अगर स्किन प्रोटेक्शन कर रही है तो वो बीमारी तो लाएगी नहीं, वो तो हमारी बॉडी को बचा रही होगी। तो अगर उसके ऊपर कोई भी इरप्शन आया, खारिश आई, और आपने उसके ऊपर एक्सटर्नली कुछ भी अप्लाई कर लिया, तो होगा क्या? वो बीमारी बाहर जाने की बजाय अंदर चली जाएगी। वो अंदर चली जाती है, अंदर वाली लेयर से। ऊपर वाली लेयर को एपिडर्मिस बोलते हैं। हो सकता है वो एपिडर्मिस से डर्मिस में चली जाए, जो सेकेंड लेयर है। हो सकता है वो डर्मिस से भी इंटरनल लेयर में चली जाए, मसल्स में। और ऐसा भी होता है कि आपकी स्किन से हटके वो बीमारी किसी दूसरे ऑर्गन में चली जाए। सबसे कॉमन एग्जांपल दूंगी इसका। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब होते हैं, 1 डेढ़ साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। क्या बताया जाता है कि कोई भी सोप ना यूज करो, कोई भी केमिकल ना यूज करो। मैं तो अपने पेशेंट को सजेस्ट करती हूँ, इवन वो टाल्कम पाउडर को भी मैं मना करती हूँ, नहीं यूज करना होता है। बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती। उसको आप सिर्फ पानी से भी अगर साफ करते हो तो वो क्लीन हो जाता है। अब होता क्या है, ये कॉमन प्रैक्टिस है, बच्चों की स्किन के ऊपर बहुत सारे केमिकल्स लगाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सोप। सबसे बड़ा एग्जांपल जॉनसन बेबी सॉप, वो बिल्कुल भी माइल्ड नहीं है, और उसको यूज किया जाता है। वो सबसे बड़ा इरिटेंट क्रिएट करता है बॉडी के ऊपर,
उसके बाद बच्चों को इरप्शंस की प्रॉब्लम आती है, खारिश की प्रॉब्लम आती है। आपने देखा होगा 60% बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है। पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। रीजन क्या है? पहले जमाने में बच्चों को कच्चे दूध से नहलाया जाता था, दही से नहलाया जाता था, तो वो एक नेचुरल चीज हो जाती है जो कि एटलीस्ट इरिटेंट तो नहीं क्रिएट कर रही। अगर वो कुछ फायदा, मुझे पता नहीं कि वो करता है कि नहीं करता है, ये सबकी मन मन की बातें हैं। जो करते हैं वो करते रहें, कोई इशू नहीं है। कम से कम वो कोई इरिटेंट तो नहीं यूज कर रहे। लेकिन अगर आप इरिटेंट यूज कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सोप या फिर लिक्विड वॉशेस, आजकल तो कितना कुछ चल पड़ा है और वो सब मार्केटिंग के हिसाब से चल रहा है। उसके बाद टैल्कम पाउडर्स यूज करते हैं और इवन की बेबी की सारी रेंज आई हुई है। अगर वो आपने बिना चेक किए उसको यूज किया और वो बड़ी हार्श है, तो वो चेंजेस लाएगी बॉडी के ऊपर। और होगा क्या? बॉडी के ऊपर चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ इरप्शन, रैश, इचिंग, कईयों को डिस्कलरेशन तक भी आती है स्किन के ऊपर। और ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने जिनको तब की डिजीज डेवलप हुई हुई मेरे पास 17-18 साल की उम्र तक भी आते हैं और वो डिजीज को लेके घूम रहे होते हैं। अब उन उन बच्चों के साथ होगा क्या? उनको ये बीमारी आएगी। अब पेरेंट्स फिर उसके लिए फिक्र करेंगे कि अच्छा अब ये आ गई, अब क्या? तो फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके घूमते हैं। और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास एक ही सॉल्यूशन होता है, या तो वो ऑइंटमेंट लिखेंगे या तो वो इंटरनल मेडिसिन लिखेंगे। ऑइंटमेंट यूजुअली बेस्ड होती है एंटी फंगल या स्टेरॉयडल। जो एंटी फंगल बेस्ड होती हैं वो क्या करती हैं? सप्रेशन करती हैं, और उसके बाद जब भी इरप्शन दोबारा आएगा तो अगर वो एक था तो वो 4 आएंगे। जो स्टेरॉयडल होती हैं वो एक बार इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तब वो फिर डबल होके आएगा। तो इसका मतलब उनका कोई फायदा नहीं हुआ, वो इनफैक्ट उसको बढ़ा रही हैं प्रॉब्लम को। तो हमें वो अवॉइड करना चाहिए। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स फिक्र कर रहे हैं, वो अवॉइड नहीं कर रहे, वो उन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, बच्चा खाएगा नहीं, तो वो कह रहे हैं कोई लगाने वाली दवाई दे दो। तो वो क्या करते हैं? ऑइंटमेंट लेके आ जाते हैं। अब ऑइंटमेंट लगाया और हुआ क्या था? जस्ट इरिटेंट था, अगर वो इरिटेंट को हटा देते, कुछ भी नहीं करते, तो वो स्किन ठीक हो जाती। लेकिन नहीं किया। सबसे इजीएस्ट, आप अगर नहीं कुछ मिलता तो तेल लगा लो नारियल का, और कुछ मत लगाओ। वो भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि फास्ट रिलीफ चाहिए। ऑइंटमेंट के पीछे गए, ऑइंटमेंट यूज की, बीमारी स्किन से गायब हो गई। होगा क्या? जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो बताते हैं कि हाँ बचपन में एक बार बच्चे को बीमारी हुई थी, लेकिन तब से अस्थमा चल रहा है। उनको डायरेक्टली रिलेशन नहीं पता, क्योंकि हुआ क्या था, स्किन की प्रॉब्लम जब सप्रेस हो जाती है तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे चली जाती है, वो लंग्स पे चली जाती है, और उसको वो अस्थमा या ब्रोंकाइटिस में कन्वर्ट कर देती है। ये रिसर्च है बकायदा, इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च बुक्स अवेलेबल हैं, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। और ये मेरी कॉमनेस्ट रिसर्च है जो कि मैंने देखी है अपनी प्रैक्टिस में भी। अगर आप अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं या बहुत ज्यादा सप्रेसेंट क्रीम्स यूज करते हैं, तो 100% चांसेस है कि आपको लेटर स्टेजेस में अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज बनेगी ही। तो आप इस चीज को अवॉइड करें और अपने कंसल्टेंट्स को इस चीज को आगे भी बताएं। अब मैंने आपको क्या बताया कि बैरियर है स्किन। तो स्किन के ऊपर बहुत तरह तरह की बीमारियां आने के चांसेस होते हैं, और उसको ठीक करने का हमें तरीका ढूंढना है। अब मैंने आपको बेसिक बता दिया कि आपको कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो सप्रेस ना करे। अगर सप्रेस करेगा तो वो बीमारी को अंदर ले जाएगा, और होगा क्या? अगर उसको स्किन की प्रॉब्लम है तो किसी और ऑर्गन की प्रॉब्लम उसको शुरू हो जाएगी। तो हम एज अ नेचुरल हेल्थ कंसल्टेंट ये चीज कभी भी नहीं करेंगे। इसलिए हमें इस चीज को समझना जरूरी था। मैंने ये इसलिए बेसिक को सबके सामने जरूर रखा है स्किन के बारे में, ताकि गलती कोई ना करे। उसके बाद आज का जो हम डिजीज कवर करेंगे, तो आज का मैंने एक ही डिजीज लिया है, ग्रेजुअली हम सारे डिजीजेस को कवर करेंगे। तो उसको मैं पीपीटी के थ्रू थोड़ा शेयर करूंगी, ताकि आपके लिए भी इजी हो जाए इस चीज को समझना कि क्या है। एक सेकंड दीजिए मुझे, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। जी, तो
स्किन डिजीजेस में आपका स्वागत है। आज जिस स्किन डिजीज के बारे में मैं बात करूंगी, पहले कुछ जान लेते हैं क्या क्या स्किन डिजीज होती है। बहुत सारी होती हैं, मैंने थोड़ी सी कैटेगराइज की है सिर्फ। सबसे पहली डिजीज है डर्मेटाइटिस, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, आम भाषा में एक्जिमा बोलते हैं, या बोल देते हैं कि स्किन का इन्फेक्शन है। मतलब इसमें वो इन्फेक्शन है जो ऊपर वाली लेयर और उसके भी नीचे वाली लेयर, दोनों लेयर अफेक्ट हो जाती है इसमें। आज हम इसी स्किन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। वैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कुछ कैटेगराइज जो मैंने की हैं, अर्टिकेरिया जो आपने सुना होगा, चकत्ते बन जाते हैं बॉडी के ऊपर जब भी कुछ भी बदलाव आता है डाइट के अंदर, एटमोस्फियर के अंदर या कहीं भी, तो चकत्ते बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। उसके बाद एक बहुत ही कॉमनेस्ट डिजीज है सोरियासिस। इसके ऊपर भी हम एक सेशन रखेंगे ताकि इसके ऊपर डिटेल बात की जाए, क्योंकि ये एक बीमारी है जिसको समय लगेगा समझने में और समझाने में भी। उसके बाद रिंकल, स्किन टैन, ये चीजें ऐसी नहीं है जो कि एक सिम्टम्स हैं, ये एक बीमारी है और इनको बीमारी की तरह ही समझना पड़ेगा, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज की बीमारी के ऊपर अगर आते हैं, तो आज की क्या डिजीज हमारे डिस्कस करनी है, वो है डर्मेटाइटिस या एक्जिमा। डर्मेटाइटिस होती क्या है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। एक्जिमा मतलब कि हमारी बॉडी के जो स्किन है वो आपकी स्कैल्प से लेके पैरों तक हो सकती है। वो जरूरी नहीं कि सारा का सारा हिस्सा हो, वो कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। वो ओवरऑल पूरी स्किन हो सकती है। वो या तो स्वेलिंग हो गई है उसके अंदर, सूज गई है, और या उसके ऊपर इरिटेशन महसूस हो रही है। आज के सेशन में हम समझेंगे कि स्वेलिंग किस किस रूप में बाहर आ सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, और इरिटेशन किस किस रूप में बाहर आ सकती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए हमें कुछ टाइप समझनी होगी। आपको जरूरी नहीं है कि ये नाम याद करने हैं, आप जस्ट उसको बेसिक को समझिए कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं बीमारी को आने के, और उस तरीके के हिसाब से मुझे क्या देना है। अब आपका क्या काम होगा, जब भी मैं कोई बीमारी बताऊंगी या कोई टाइप बताऊंगी, आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा ये बीमारी मैंने वहां देखी है। अगर आपको तभी के तभी याद आ जाता है कि अच्छा ये बीमारी मैंने वहां देखी है, उसको है या उसको है या मुझे है, तो आप कभी भी इस बीमारी को भूलेंगे नहीं। लेकिन अगर इसको सिर्फ समझने के लिए या सिर्फ सुनने के लिए आप सुनेंगे, तो इसको आप कल ही भूल जाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कोई कोरिलेशन जरूर बना के रखिए उसके साथ। फोटोज मैंने नहीं दी है, रीजन क्योंकि फोटोज जो होती हैं वो अगर मैं एक हेल्थ कंसल्टेंट के हिसाब से बात करूं तो बड़ी मिसलीडिंग हो जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर लुकिंग दो टाइप की डिजीजेस भी होती हैं, डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप जब एक्जिमा देख रहे हो तो आप उसको सोरियासिस की दवाई दे दो। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप उसके सिम्टम्स पे जाएं और उसकी हिस्ट्री पे जाएं। तो सबसे पहली बीमारी जो हम बात करेंगे वो होगी एटोपिक। एटोपिक मतलब होता है ऊपर ऊपर, ऊपर ऊपर रहती है ये बीमारी। मतलब कि आपकी इंटरनल जो लेयर्स होती हैं वो एक तो पहली बात अफेक्ट नहीं होती, दूसरी बात आपको बीमारी सामने से ऊपर दिखती है। ये ऑल ओवर बॉडी हो सकती है, किसी भी पार्ट में हो सकती है। किस तरह से आएगी, या तो दाने बन जाएंगे, या तो लाली आएगी, मतलब रैश हो जाएगा रेड से कलर का, या चकत्ते भी बन सकते हैं इसके अंदर। मेनली इसमें दाने बनते हैं, वो या तो ड्राई होंगे, या तो वो उसके अंदर से पस भी निकल सकती है, पानी भी निकल सकता है, कईयों के खून भी निकल सकता है। इसको हम सबसे पहले सिर्फ इस चीज के लिए समझेंगे कि ये स्किन के ऊपर ऊपर बनती है। अब आप देखिए, जो चीज मैंने बताई कि स्किन के ऊपर ऊपर है, अगर स्किन के ऊपर ऊपर है तो इसको ऐसी कोई दवाई दी जाए जो कि एक्सटर्नल लेयर से ही ये भगा दे। लेकिन अगर हम इसको कोई ऐसी दवाई दें कि इसके ऊपर कोई मल्लब लगा रहे हैं, या ऐसी दवाई दे रहे हैं जिसमें कोई एंटीबायोटिक दे दिया, स्टेरॉयडल ट्रीटमेंट दे दिया, तो उसका क्या काम होगा। वो इरप्शंस को तो चलो मैं कहती हूँ कि इन्फेक्शन को ठीक करेगा, लेकिन वो बॉडी के अंदर कितने चेंजेस प्रोड्यूस करेगा ये सोचिए। लिवर अफेक्ट होगा, स्टमक अफेक्ट होगा, हमारी इंटरनल लाइनिंग्स अफेक्ट होंगी। तो उसकी तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं इसको कि बीमारी ऊपर है।
और बीमारी ऊपर वाली लेयर में है तो उसको इजीली बाहर भी निकाला जा सकता है। करना क्या है, ऊपर वाली लेयर को हील करना है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जो कि ऊपर वाली लेयर को हील कर दे, तो ये बीमारी अपने आप चली जाएगी। सिर्फ करना क्या होता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। मेरा कोई भी जब सेशन होता है तो मैं हमेशा फोकस कहाँ रखती हूँ, इम्यूनिटी को बूस्ट करने पे। रीजन क्या है, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो हम किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हैं, वो कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हम उससे फाइट कर सकते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो एटॉपिक टाइप से भी हम फाइट कर सकते हैं अगर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लिया जाए। उसके बाद अगली टाइप है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के नाम से आप समझ सकते हो कि अगर किसी चीज से कॉन्टैक्ट हो रहा है तो डर्मेटाइटिस हो रहा है। इसमें अब चीजों को समझेंगे कि क्या क्या टाइप्स आ सकती हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि उसको ये बीमारी है, उसकी हिस्ट्री से। हिस्ट्री ऐसा नहीं होता कि पेशेंट खुद बताता है, उसको हमें ही जज करना होता है, लेकिन उसके अंदर से तो वही निकाल के बताएगा ना। जिसमें हो सकता है उसने कोई रिसेंटली कड़ा पहना हो, कोई बैंगल पहनी हो या कोई रिंग पहनी हो, उसके बाद से उसको वहां इरप्शंस होने शुरू हो गए। तो हो सकता है उसके माइंड में ये चीज ना हो, और कई बार क्या होता है कि लोग इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते। लेकिन आपने उस चीज को देख लेना है कि अच्छा सिर्फ यहीं पे इरप्शन हो रहे हैं और ये पहना हुआ है, तो इसकी वजह से हो सकता है कि ये इन्फेक्शन बन रहा हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट में साबुन आता है, परफ्यूम्स आते हैं, डीओ आता है, केमिकल्स आते हैं। कई लोग ऐसे प्रोफेशन में होते हैं जहाँ पे उनको मेटल्स या केमिकल्स का यूज करना पड़ता है, जैसे कि पेंट्स हो गए। ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लीच वगैरह होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो ये सारे चीजें किस में आ जाती है, कॉन्टैक्ट एक्जिमा में आती है। मतलब उनको रेगुलरली उस चीज के कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, लेकिन बॉडी सेंसिटिव है और वो अफेक्ट हो रही है। तो इसका सिंपल सा एक तरीका होता है, हमने जो मेडिसिन देनी है वो तो देनी ही है। उसको हम समझेंगे कि कौन कौन सी दवाइयां कहाँ देनी है, वो तो देनी ही है। प्लस उसको अवेयर करना है कि आपको इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। हो सके तो इसको आप थोड़ा गैप डालें। अगर तो उसका ऑक्यूपेशन है और वो ऑक्यूपेशन को नहीं छोड़ सकता, तो फिर आपको उसको इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करके देना है कि ताकि अगर वो कल अगर कांटेक्ट के पेंट के कांटेक्ट में आता है तो उसको पेंट अफेक्ट ना करे, तो उसकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर देना है। लेकिन अगर वो किसी ऐसे इरिटेंट के कांटेक्ट में जिसको छोड़ा जा सकता है, जैसे कि साबुन हो गया, तेल हो गया, परफ्यूम हो गया, उसको छोड़ा जा सकता है या चेंज किया जा सकता है, तो आपने उसका वो चेंज करा देना है और मेडिसिन देनी है ताकि एक बार वो हील हो जाए। और उसके बाद इम्यूनिटी बूस्टर जरूर आप दें, क्योंकि जिसको एक बार सेंसिटिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम आई, आने वाले समय में फिर से आ सकती है। तो हमेशा ऐसे हेल्थ कंसल्टेंट बने जो कि सिर्फ एक ही बार बीमारी को ठीक नहीं करता, वो लाइफ लॉन्ग उसको बीमारी से दूर रखता है। तो उसको अवेयर करना, एजुकेट करना भी हमारा काम है। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है सिबोरिक टाइप होता है। इसका मतलब होता है जब आपको डैंड्रफ हो जाए। यूजुअली डैंड्रफ स्कैल्प पे होता है, लेकिन 12 to 15% लोग ऐसे होते हैं जिनको पूरी स्किन पे भी डैंड्रफ हो जाता है। अगर आपके नजर में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको आपने याद आए ये सुनने के बाद कि हाँ उसके स्किन के ऊपर बहुत पपड़ियां पपड़ियां व्हाइट कलर की हैं, लेकिन वो सोरियासिस नहीं है, तो वो सिबोरिक डर्मेटाइटिस होता है। यूजुअली उन लोगों को होगा जिनके स्किन के ऊपर बाल भी होते हैं। नहीं तो ये मेनली तो स्कैल्प के अंदर मिलता है और पपड़ियों की फॉर्म में डैंड्रफ होती है। एक डैंड्रफ होती है बिल्कुल पतले पतले से स्केल्स होते हैं, जैसे ही हेड वॉश लिया निकल गया। लेकिन एक ऐसा टाइप होता है जिसके अंदर उनको पपड़ियां जम चुकी होती हैं, पपड़ियां उतारे तो उसके नीचे से कई बार पानी या पस भी निकलता है। तो ये कोई डैंड्रफ सिंपल डैंड्रफ नहीं है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है। विदाउट मेडिसिन अगर सिर्फ एंटी डैंड्रफ शैम्पू या तेल से हम सोचे ठीक हो जाए तो वो नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर हमें ट्रीटमेंट देना होगा। उसके बाद अगला टाइप है डिसहिड्रोटिक टाइप। इसके अंदर आपने देखा होगा कि यूजुअली लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम आती है।
हाथों पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, पैरों पे छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, और वो कभी तो वो पानी वाले होते हैं, कभी वो बिल्कुल सूखे हुए होते हैं। थोड़े दिन वो दाने रहेंगे, फिर वो फूट जाएंगे, स्किन आ जाएगी, फिर कहीं और बन जाएंगे। ये जो टाइप होती है, ये बेसिकली एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है, और यूजुअली सेंसिटिव स्किन वालों को ये प्रॉब्लम बनती है। लेकिन इसके पीछे कारण वही इरिटेंट वाला होता है। या तो आपको कईयों को डिटर्जेंट पाउडर से, कईयों को ऐसे किसी सोप से, या कईयों को पानी तक से भी एलर्जी होती है। पानी से कैसे एलर्जी हो जाती है? क्योंकि हमारे पानी जो भी सप्लाई आता है वो यूजुअली प्लेन पानी नहीं होता है, उसके अंदर आयंस, मेटल्स, मिनरल्स, बहुत कुछ मिला हुआ आता है। और मैंने देखा है कई पेशेंट्स को पानी तक से भी एलर्जी होती है, और उनको तब भी दाने बन जाएंगे जैसे वो हाथ धोएंगे। फिर उनको रेगुलरली हमें नारियल का तेल लगा के रखने के लिए बोलना पड़ता है। कुछ भी करे, या तो पेट्रोलियम जेली लगानी पड़ती है या नारियल का तेल लगाना पड़ता है, ताकि वो जो कांटेक्ट में आए थे पानी के, उसके बाद फटाफट वो उसका असर खत्म हो जाए। और एक और टाइप होती है सेसेस, मतलब आपने देखा होगा ऐसे कई लोगों को आप जानते होंगे, जिनके टांगों के ऊपर, पैरों के ऊपर नीले नीले वेन्स के लाइंस बन चुकी हैं, मोटे मोटे लाइंस बन चुके होते हैं। और उसके ऊपर क्योंकि खारिश आती है, वो बेसिकली क्या होता है, उसको वेरिकोस वेन्स बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड रुक गया है। उस वो जो वेन्स है उसके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वो धकेल सके उसको वापस हार्ट की तरफ, इसलिए ब्लड रुक जाता है। और वो रुकने की वजह से अब क्या हो रहा है, उसके ऊपर खारिश आनी शुरू हो जाती है। आपने कई ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे जिनका मतलब बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। पहले तो वो नीलापन रहता है, उसके लिए वो कोशिश करते हैं दवाइयां खाने की, बहुत दवाइयां खा लेते हैं और नहीं आराम आता। फिर खारिश तो हो ही रही है, वो बढ़ते 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 खारिश इतनी बढ़ जाती है कि कभी वो छील जाता है। फिर वो छील जाता है तो उसके ऊपर जख्म बन जाता है, और वो जख्म बना रहता है, क्योंकि हीलिंग तो ब्लड सप्लाई से होनी थी। जो भी हमारे ब्लड के अंदर हम जो खा रहे हैं, उसके अंदर प्रोटीन हैं, उसके अंदर मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, वो ब्लड के थ्रू जाते हैं सारी बॉडी के अंदर। अब वो ब्लड ही रुका हुआ है वहां पे, तो न्यू ब्लड की सप्लाई कम आ रही है। न्यू ब्लड की सप्लाई कम आएगी तो इट मीन हीलिंग करने के लिए तो वहां कुछ है ही। इस वजह से वहां पे हीलिंग बड़ी स्लो हो जाती है, उन लोगों को वहां पे ग्रीमा बन जाता है। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसे हमें इसलिए समझना था, ताकि हम ये ना सोच लें कि कोई अलग बीमारी है, ये इसी बीमारी का हिस्सा है। अब मैंने बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां आपको बता दी, ये सब इसी कैटेगरी में आएगी। समझना इसलिए जरूरी था ताकि हमें कौन सी दवाई देनी है इजी हो जाए। अब सिम्टम्स की बात अगर करें, बड़े सिंपल से सिम्टम्स हैं, सबको पता होगा, बस खारिश और इरप्शन मेन याद रखना है। खारिश आएगी या फिर इरप्शन आएंगे, या दोनों आ जाएंगे। इरप्शन खाली भी आ सकते हैं, बिना पानी के, बिना पस के, बिना ब्लड के, या उसमें ये सब कुछ आ सकता है कि एक चीज आ सकती है, कुछ भी। ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसके अंदर पानी होगा तभी वो इन्फेक्शन होगा। शुरुआत के टाइम में वो ड्राई भी होते हैं। और एक कॉमन सिम्टम जो आता है, अगर उसको लंबा टाइम से ये प्रॉब्लम रह रही है, तो वो होता है फीवर। क्योंकि देखो इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन बैक्टीरियल, माइक्रोबियल, फंगल, वायरल कोई भी हो सकता है, तो उसके साथ फीवर आना जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये फीवर ही आपको आपका पेशेंट ठीक करके देगा। लेकिन अगर फीवर को सबसे पहले पैरासिटामोल या क्रोसिन खा के भगा दिया, तो उतना ही मुश्किल होगा आपके लिए पेशेंट को ठीक करना। इसलिए अगर आपके साथ कोई जुड़ा हुआ है और आपके ऊपर पूरा फेथ रख के आपसे मेडिसिन लेता है, देखिए फेथ तब बनता है जब आपके पास नॉलेज होती है। नॉलेज होती है, आप उसको शेयर करते हैं, तो फेथ अपने आप बनता है। तो जैसी ये नॉलेज आपको आज मिल रही है, अगर इसी नॉलेज को आप किसी भी फॉर्म में, आप पोस्ट की फॉर्म में, आप मैसेजेस की फॉर्म में, आप वीडियोस की फॉर्म में आगे भेजते हैं, तो आपका फेथ बनेगा। फेथ बनेगा तो वो आपके ऊपर 100% विश्वास करेंगे दवाई के टाइम। तो अगर आपके ऊपर वो विश्वास करके दवाई खाएंगे ना, तो एक तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा उनको ठीक करना, और उनके लिए भी इजी हो जाएगा, तो उनको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगला सिम्टम
कई बार क्या होता है कि जब आपके पास पेशेंट आता है वो काफी सालों से ये बीमारी से जूझ रहा होता है और स्किन ऐसी है जो रोज की रोज हील होती है। अब बीमारी भी है, हीलिंग भी हो रही है, बीमारी भी है, हीलिंग भी हो रही है। इसको इस तरह समझेंगे जैसे कोई चोट लग गई। जब चोट के ऊपर स्कार आता है तो बिल्कुल डेड स्किन होती है। जब वो हट जाती है तो उसके नीचे से बिल्कुल रेड स्किन आती है, वो हमारी क्या होती है, नई स्किन होती है। लेकिन अगर उसी पे दोबारा चोट लग जाए तो क्या वो स्किन वैसी ही रहेगी, उसके ऊपर फिर से स्कार आएगा। हमारी जो स्किन है वो 24 घंटे हील होती रहती है, नए सेल्स आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो जो बीमार है, जिसको बहुत समय से स्किन की प्रॉब्लम है, उसको क्या आएगी प्रॉब्लम, वो कभी दवाई लेता था, वो ठीक भी होता था, लेकिन उसको फिर से वही प्रॉब्लम आती है। तो स्किन बहुत ही डल हो जाएगी और कई बार क्या है, इतनी हार्ड महसूस होती है, लेदरी टाइप महसूस होती है कि उसको भी वो उसकी बॉडी होगी, ये लगता ही नहीं है कि जैसी मेरी स्किन 4 साल पहले थी ये वैसी है। किसी और की स्किन स्किन है, ये ऐसा लगता है कि कोई लेयर चढ़ गई है मेरे ऊपर। तो बेसिकली क्या है, गलतियां खुद की ही होती हैं। इतना ट्रीटमेंट करा लेना या इतना रॉन्ग ट्रीटमेंट ले लेना जिसकी वजह से अब एक लेयर बन चुकी है स्किन के ऊपर, पहले उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कोई नेचुरल स्किन निकल के आएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। उसके बाद कुछ छोटे से पॉइंट्स बताऊंगी। वैसे बहुत लंबी लिस्ट होती है एक्जिमा के अंदर प्रोटेक्शन की, 2-4 पॉइंट्स बता देती हूँ। एक तो ये बीमारी फैल सकती है दूसरों को, इसलिए अगर घर में किसी को भी एक्जिमा है तो वो दूसरे बंदे को जा सकता है, क्योंकि आप समझें इसको, ये बैक्टीरियल, वायरल, माइक्रोबियल या फंगल होता है। और ये जैसे कि खांसी जुकाम बुखार है, वो फैलता है ना दूसरों को, वो भी क्या होते हैं, वो वायरल होते हैं, बैक्टीरियल होते हैं। सेम वे स्किन भी वही प्रॉब्लम है, ये दूसरों को हो सकती है, अगर आपको है किसी और को भी हो सकती है। तो कोशिश रखें कि आप डायरेक्टली टच ना करें, अपने कपड़ों को भी अलग धोएं, हो सके तो उनको डिटॉल के अंदर भिगो के उसके बाद धूप में सुखाएं, क्योंकि धूप से क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस मर जाते हैं हाई टेम्परेचर के अंदर। उसके बाद एरिया को प्रॉपर साफ रखें, अगर जहाँ पे ज्यादा गंदगी है वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहाँ पे कई कई दिन धूप नहीं निकलती वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, डाइट बहुत अच्छी खाएं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अच्छे हों, हमारे सारे तरह के मिनरल्स और वाइटामिन हो, वही मैं बात करती होती हूँ। जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी उतना बीमारियों से लड़ेंगे। और कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जिससे इम्यूनिटी डाउन जाए, जिस तरह की अल्कोहल या कोई भी और ड्रग। उसके बाद कुछ मेडिसिन की बात करेंगे कि हमारे पास क्या क्या दवाइयां हैं जिससे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह से इरप्शन आया है तो वो उसको नीम कैप्सूल को ठीक करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक कड़वाहट होती है। आपको पता है उसकी कैटेगरी क्या है, वो उन कैटेगरी वाली मेडिसिन के अंदर आता है जिसके अंदर कड़वाहट होती है। तो वो अपने आप ही इन्फेक्शन को बाहर भगा सकती है। तो आपको कोई भी बीमारी अगर स्किन के ऊपर आती है तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसको एक नीम कैप्सूल तो जरूर दें। तो 2 सुबह 2 शाम को दे सकते हैं। और आप कोशिश ये करें कि जब भी आप स्किन की कोई भी दवाई दें तो साथ में आप उसको दूध या दही जरूर रेकमेंड करें। रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारी स्किन की मेडिसिन होती हैं उनका काम करने का तरीका ये होता है, क्योंकि वो एक शरीर के अंदर अपने आप हीट प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हर बॉडी अलग है, लेकिन फिर भी जो ये मेडिसिन है ये हीट प्रोड्यूस करेंगी। मैंने एक चीज आपको पॉइंट आउट कराई थी कि फीवर, फीवर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए होना, क्योंकि जब भी कोई इन्फेक्शन की वजह से एक्जिमा या डर्मेटाइटिस होगा तो वो इन्फेक्शन फीवर क्रिएट करेगा। लेकिन अगर पहले दिन ही हमने पैरासिटामोल या कुछ भी और दवाई खा के उसको कम कर दिया, तो एक जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी ने प्रोड्यूस किया था ना उसको किल करने का, मैंने क्या बताया था, कपड़ों को धूप में सुखाओ, उसके बैक्टीरिया, वायरस मर जाएंगे क्योंकि हाई टेम्परेचर है। बॉडी भी हमारा यही काम करती है। अगर हमें फीवर हो रहा है, वो जरूरी है हमारे बैक्टीरिया, वायरस को किल करने के लिए, लेकिन हम सबसे पहले फीवर को ही भगा देते हैं। उसके बाद सोचते हैं अच्छा उसके बाद गला ठीक कर लेंगे या उसके बाद स्किन ठीक कर लेंगे। यही हम गलत करते हैं। अब होगा कि जब आप मेडिसिन दोगे ना तब भी उसका बॉडी टेम्परेचर रेज करेगा। तो कितना अच्छा था अगर उसको फीवर था, उसी फीवर को हेल्प लेते हुए आप भी अपनी मेडिसिन दे दो,
बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाए, बैक्टीरिया किल कर जाए, वायरस किल कर जाए, उसकी बॉडी डिजीज फ्री हो जाए। लेकिन ये चीजें समझानी पड़ेगी। लोग डरते हैं कि बुखार इतना ना बढ़ जाए कि हम मर ना जाए। ऐसा नहीं सोचते कि बुखार तो ठीक कर ले और बीमारी अंदर चली जाए, फिर उसके लिए फिर भर भर के दवाइयां फिर खाएंगे। ये चीजें हमें ही पता है, हमें आगे अवेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमने आज बात की वो नीम के ऊपर बात की। डॉक्टर असावरी या शिंदे सर, पाटिल सर, आपके पास डोमेन है होस्टिंग का, मुझे को होस्ट कर देंगे तो मैं आगे की पीपीटी शेयर कर पाऊंगी। उसके बाद चलिए अगली मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है गैनोडर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। और ये एचएसआई के अंदर आई है, तो आपको थैंक्स करना चाहिए हमेशा हमारे सीईओ सर का कि वो इस मेडिसिन को आपके पास लेकर आए हैं। क्योंकि ये जो एक मेडिसिन है, एक तो सबसे बड़ी बात बहुत कॉस्टली है। अगर आप किसी भी और सिस्टम के अंदर जाते हैं तो बहुत कॉस्टली मेडिसिन है। और दूसरी बात, ये बहुत इफेक्टिव है अगर आपको स्किन की कोई भी डिजीज है। अगर कोई आपके पास ऐसा कस्टमर आता है जिसको स्किन की डिजीज है, तो ये देनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब समझेंगे कि ये करता क्या है। करती है गैनोडर्मा भी यही काम करता है। ये भी एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल है, लेकिन इसके काम करने का तरीका बड़ा अलग है। ये वैसे नीम भी यही काम करता है कि जहाँ पे बीमारी है वहीं पे चूज करके काम करेगा। ये भी वही चीजें ऊपर काम करता है, लेकिन ये सिर्फ सीमित नहीं रहता। अब होगा क्या, मान लीजिए आपके शुरुआती दिन है, आप एज हेल्थ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आपके शुरुआती दिन है, आप हर एक पेशेंट का फोटो, हर एक पेशेंट का सिम्टम तो हमसे डिस्कस नहीं कर सकते। आपको ऑन द स्पॉट भी कभी कभी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप गैनोडर्मा उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। रीजन क्या है कि जब आपने देख लिया तो उसको इरप्शन बन रहे हैं, उसको उसमें से कई बार पानी भी निकल रहा है, पस भी निकल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि ये सिर्फ एक्जिमा की वजह से ही हो रहा है या इंटरनली कोई ऐसी बीमारी जिस तरह की कैंसर, स्किन का कैंसर हो सकता है, या सोरियासिस हो सकता है, या कोई ऐसी बीमारियां जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती हैं। आप उनमें भी गैनोडर्मा दे सकते हैं। तो हुआ क्या, आपको कोई भी टाइप की स्किन डिजीज अगर आ जाती है, आप उसको गैनोडर्मा तो दे ही, ताकि आपके मेन रूट कॉज जो भी हो आपका ये कवर हो जाए। तो इसको भी आप 2 सुबह 2 शाम को दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको, कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप स्किन की कोई बीमारी के लिए दवाई दे रहे हैं तो आप उसको दूध या दही जरूर साथ में शुरू कराएं। उसके बाद अगली जो मेडिसिन है वो रक्त निर्मल है। जिस तरह से बात की जाती है कि आम मार्केट में साफी के नाम से बहुत एक फेमस दवाई बिकती है, उसको फेमस कैसे किया गया इसको समझे। शुरुआती समय में क्या होता था, अभी भी है, मैगजीन्स बहुत ज्यादा प्रचलित होती थी। जब नेट नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन लेने का माध्यम क्या था, मैगजीन। और लेडीज के लिए ना एक अलग से मैगजीन छपती थी, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं होता था कि वो अखबारें पढ़ सके, और ना ही वो इतना इंटरेस्ट फील करती थी कि उनको स्पोर्ट्स की इतनी नॉलेज हो या बिजनेस की इतनी नॉलेज हो या दुनिया में क्या हो रहा है उसकी इतनी नॉलेज हो। ये जो भी कर रहे हैं प्लीज इसको मत करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो उन लोगों के लिए एक अलग से कॉपी छपती थी मैगजीन की फॉर्म में। और आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एड जो है वो साफी की उन मैगजीन्स के अंदर आती थी। तो इसको प्रीडोमिनेटली फीमेल्स के लिए ये प्रोडक्ट को बना दिया गया। रीजन क्या हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर आती थी एक्ने की, सबसे ज्यादा एक्ने की प्रॉब्लम आती थी, और उनको शौक होता था कि हमारा मुंह एकदम साफ हो, एकदम बढ़िया हो, तो साफी की ऐड आती थी। अब इस चीज को समझेंगे, रक्त निर्मल उसी तरीके से बनाया गया है, लेकिन इसकी कॉम्पोजिशन बहुत अलग है। इसके अंदर जरूर वो मेडिसिन डाली गई हैं जिससे कि एक्ने को ठीक किया जा सकता है, जिससे कि फेस के ऊपर ग्लो आ सकता है, लेकिन इसको हमने देना उन पेशेंट्स के अंदर है जिनको
सिर्फ एक्ने की ही प्रॉब्लम नहीं है, उनको हर एक प्रॉब्लम है। वो इरप्शन हो सकते हैं, वो इचिंग हो सकती है, वो रैश हो सकता है, आप उनको भी ये दे सकते हैं। और इसकी डोजेज का आप ध्यान रखें, जिसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है उसको आप दिन में 5-5 टाइम भी दें, क्योंकि ये मैं आपको जनरली भी बताऊंगी, जितने भी हमारे सिरप्स हैं उनकी डोजेज हमने कम रखी है। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास बच्चे भी हैं जिनको देना होता है, को भी हम दे सके मेडिसिन, इसलिए वो सिरप की फॉर्म में बनाई गई है। और अगर आपने बड़े को किसी को देनी है, मतलब कि आप टीनेजर को देना चाहते हो रक्त निर्मल, उसको एक्ने की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको उनको मिनिमम 5-6 बार देना होगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसको सुबह शाम देने से रिजल्ट नहीं मिलते। इसलिए होता क्या है कि कई बार डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैंने बहुत रक्त निर्मल पी ली लेकिन मुझे आराम नहीं आया, तो आपको इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। उसके बाद अगली मेडिसिन की अगर बात करते हैं, नोनी मेरी कोई भी डिजीज जब मैं लेकर आती हूँ तो ये मेडिसिन मेरी जरूर होती है उसके अंदर। रीजन क्या है, ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर इंडिया में कम और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके ऊपर लोग हजारों बीमारियों को ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस मेडिसिन का यूज करके किसी की बीमारी को ठीक नहीं किया तो ये हमारा लैकिंग पॉइंट होगा, ये मेडिसिन का या इस सिस्टम का लैकिंग पॉइंट नहीं है। नोनी कैप्सूल और नोनी जूस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि मैं कहती हूँ कि हर बीमारी को ठीक करने की ताकत रखती है। ये ऐसी बढ़िया मेडिसिन है जो कि हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। इसको स्किन में समझेंगे कि किस तरह से वो ठीक करेगी। अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहला कारण तो हुआ मतलब उसके ऊपर eruptions आ रहे हैं किसी बैक्टीरियल कॉज की वजह से, इरिटेंट की वजह से, सेंसिटिविटी है तो इस वजह से इरिटेंट क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर इरप्शन क्रिएट कर रहा है, उसके ऊपर एक्जिमा क्रिएट कर रहा है। उसके बाद मैंने आपको एक कारण बताया था कि बहुत बड़े बड़े लेयर्स बन जाते हैं डैंड्रफ के। फिर उसके बाद मैंने आपको एक कारण बताया था जिसके अंदर छोटे छोटे इरप्शंस बन जाते हैं, यूजुअली पानी के कांटेक्ट के आने से भी। अब आप इन चीजों को समझें, ये उन लोगों को ही बनेगा जिनके अंदर इम्यूनिटी बहुत डाउन जा चुकी है, तो वो सिर्फ साबुन के कांटेक्ट, अब वो होगा क्या, एक परिवार में 5 जन रहते हैं तो 5 में से सिर्फ एक को ही प्रॉब्लम है और वो 5 के 5 लोग ही उस साबुन को यूज करते हैं, लेकिन 4 को दिक्कत नहीं आ रही। तो वो लोग क्या कहेंगे कि इनको तो प्रॉब्लम नहीं आ रही तो मुझे क्यों आ रही है। रीजन क्या है कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है। इम्यूनिटी डाउन है, आप सेंसिटिव हो, सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ ना कुछ ऐसा देना होगा जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी। तो नोनी क्या करेगा, इम्यूनिटी बूस्टर का काम तो करेगा ही करेगा, साथ में वो बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स को इतना इंक्रीज कर देगा कि वो फाइट कर सकेंगे अपने इम्यून सिस्टम से। क्योंकि जब भी आपने कोई भी दवाई देनी है, फाइट आपके इम्यून सिस्टम ने ही करना है उस बीमारी को बाहर भगाने के लिए, क्योंकि स्किन बाहरी लेयर है, नहीं तो बीमारी तो अंदर आ जाएगी। अगर उसको बाहर के बाहर ही भगाना है तो इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, सेल्स एपिडर्मिस लेवल पर आकर उसको डेड कर दें, उस जो भी लेयर है उसको डेड कर दें और इंटरनली एक नई लेयर को प्रोड्यूस कर दें। तो ये सिस्टम को फास्टन अप कौन करेगा, वो चीजें जो ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज करेंगी। तो ऑक्सीजन लेवल को कौन इंक्रीज करता है, बेस्ट नोनी जूस या नोनी कैप्सूल। तो इसको देने के लिए ये रीजन है, आपको जब समझ में आ जाएगा कि रीजन क्या है इसको साथ में देने का, जो आप इसको कॉन्फिडेंटली दे सकते हैं। और ये देना ही देना है आपने हर एक स्किन डिजीज के अंदर, ताकि आपको रिजल्ट बहुत फास्ट मिले और परमानेंट मिले। ऐसा नहीं हो कि आज आपने उसकी स्किन डिजीज को ठीक कर दिया और उसके बाद कल उसको फिर प्रॉब्लम आ गई। आप उसकी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट कर दें इस मेडिसिन से ताकि उसको बार बार वो दिक्कत ना आए। उसके बाद अगली मेडिसिन की अगर हम बात करते हैं, वो है स्पाइरुलिना। ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है और इसको मैंने स्किन डिजीजेस के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज करके देखा है। स्किन डिजीजेस के अंदर यूज करने के पीछे रीजन क्या है कि ये ना हमारे बॉडी के जो मिनरल्स हैं उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। तो हमारी बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जो कि मिनरल अनस्टेबल होने की वजह से बनती है, जिस तरह की जो कि ये इरिटेंट की वजह से बीमारियां बनती है ना, ये मिनरल्स अनस्टेबलाइज होने की वजह से वो बनती हैं। तो
उसको ये स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको हिस्ट्री मिल रही है जिसके अंदर उसको इरिटेंट की वजह से, साबुन परफ्यूम की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप उसको स्पिरुलिना साथ में दे सकते हैं। उसके बाद अगली मेडिसिन की मैं अगर बात करूं तो सेल प्लस कैप्सूल है। इसको आप एक काम कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया स्पिरुलिना देना है, नोनी देना है, और आगे आएगा इसके अंदर एलोवेरा भी, ठीक है। अगर आप इन सबका कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो कि बहुत ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको आपको मेडिसिन भी देनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल प्लस कैप्सूल, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो आप उसको सेल प्लस कैप्सूल दे दीजिए नीम, या फिर आप उसको गैनोडर्मा के साथ। तो आप गैनोडर्मा जरूर दें, साथ में उसको सेल प्लस कैप्सूल दे दें, ताकि उसको ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब उसका बजट भी ना हिले, उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाए, लेकिन आपको सेल प्लस कैप्सूल का डोज काफी ज्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि आप इसको समझ सकते हैं, इसके अंदर चारों चीजें डाली गई हैं, तो उसको क्वांटिफाइड करके डाला जाता है। तो जहाँ पे आपको स्पिरुलिना सुबह शाम एक एक कैप्सूल देना होगा, जहाँ पे आपको नोनी सुबह शाम देना था, जहाँ पे आपको एलोवेरा सुबह देना था, वहां पे आपको हो सकता है सेल प्लस कैप्सूल 3 सुबह 3 शाम को, या 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम को दे दे। तो आप डोज का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कम डोज दे रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन, और मैं ये हमेशा देती हूँ अगर कोई भी स्किन डिजीज होती है, वो एलोवेरा फाइबर जूस है। ये अगर स्किन डिजीज नहीं भी है तब भी आप दीजिए, लेकिन अगर है तो आपने उसको 100% देनी ही देनी है, क्योंकि क्लींजिंग इसने ही करनी है। वो सारी चीजें जो हैं वो आपको एज एंटीबायोटिक काम करेगी, आप वो फाइट करेंगी बीमारी के साथ, लेकिन बीमारी को क्लीन कौन करेगा बॉडी के अंदर से, वो एलोवेरा फाइबर जूस करेगा या नोनी जूस करेगा। तो आप अगर उसको सेल प्लस कैप्सूल दे रहे हैं, तो आप उसको सामने एलोवेरा फाइबर जूस तो जरूर दें, क्योंकि एक लिक्विड जरूर लगाना होता है, क्लींजिंग वही करता है। क्योंकि इतना हमें पता है, देख चुके हैं, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर आप उसको कैप्सूल दे देते हैं और उसको बोलते हैं ना पूरा दिन खुला पानी को, वो नहीं पीते। और क्लींजिंग बिना पानी ज्यादा पिए यूरिन के थ्रू ही होनी है, अगर पानी नहीं पी रहे तो क्लींजिंग नहीं होती। इसलिए एलोवेरा फाइबर जूस दे, ये क्लींजिंग करने में हेल्प करता है। एटलीस्ट सुबह के जो 2-3 बार बाथरूम आने हैं, उसमें ही काफी बीमारी बाहर आ जाएगी। इसकी डोजेज आप देख सकते हैं, इसको आप दिन में भी दे सकते हैं। तो सुबह तो एक बार 30 ml जरूर दें, उसके बाद इसको अगर लग रहा है ना कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तो इसको आप दिन में भी 2-3 बार उसको रिपीट करने के लिए दे दें। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कुछ एक मेडिसिन के ऊपर, वो आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है और आप उसको यूज करेंगे। देखिए, मेरा कुछ भी बताना आपको तभी बेनिफिशियल होगा अगर आप उसको अपने क्लिनिक पे, अपनी प्रैक्टिस में यूज करते हैं। आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एक हेल्थ कंसल्टेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और आप उसको यूज कर सकते हैं लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में। मैं हमेशा अपने सेशंस में एक बात जरूर बोलती हूँ, आज भी बोलूंगी, कभी भी आप जब भी कहीं जाते हैं, किसी को भी आप प्रिस्क्राइब करते हैं, कुछ भी बताते हैं, तो आप उसको ये इस सेंस से मत बताइए कि आप उसको ये देंगे, आप उसको प्रोडक्ट बेच देंगे जो आपको बदले में पैसे मिलेंगे। कभी भी इस सेंस से नहीं बताइए, क्योंकि आपकी कभी भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। हमेशा उसको मेडिसिन देने के पीछे आपका रीजन होना चाहिए, और रीजन ये होना चाहिए कि आई एम हेल्पिंग, जिसको भी आप दवाई दे रहे हो, तो आप उसको अगर हेल्प कर रहे हो। देखिए, वो दुनिया है जो बहुत ज्यादा सफर कर रही है, और सबसे ज्यादा सफर कर रही है रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से। अगर आप उसको करेक्ट मेडिसिन दे देते हैं उसकी बीमारी के लिए, तो वो बहुत हेल्पफुल महसूस करेगा, वो बहुत थैंकफुल महसूस करेगा, और आप उसको ठीक कर रहे हैं, बदले में आपको बिजनेस मिल रहा है। ये इसकी खूबसूरती है इस बिजनेस की। तो बदले में आपको बिजनेस मिल रहा है, आप थैंक रहे। और इस सेशन को अगर आपको लगता है कि रिपीट करके भी आपको देखना है, तो आप उसको देख सकते हैं, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है और बढ़ सके इस बीमारी को लेके। कोशिश हमेशा ये करें कि पहले बीमारी का रीजन देखें, किस वजह से हो रही है, और फिर उसमें क्या दवाई देनी है उस हिसाब से दें, तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहते हैं तो आपके पास, सबके पास अब मेरा नंबर है,
आप मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। अब मैं वेलकम करूंगी डॉक्टर असावारी मैम को। मैम आप आए और आज का सेशन वाइंड अप करें। थैंक्स मैम। थैंक यू सो मच मैम।